हेलो फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। आई एम दीक्षांत और इस वाली वीडियो क्लास में हम लोग न्यूज इन शॉर्ट्स कवर करेंगे। दिस इज द अप्रैल मंथ की मैगजीन ऑफ द विजन। विजन की अप्रैल मंथ की मैगजीन है गाइस ये। ठीक है, ये पॉलिटिक्स सेक्शन का न्यूज इन शॉर्ट्स है। अभी हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूसेस होम वोटिंग। क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन इज इंट्रोड्यूसेस होम वोटिंग। ठीक है, क्या किया है? देखो, इलेक्शन होम वोटिंग का मतलब क्या है कि आप लोग घर बैठ के अपना अपना वोट डाल रहे हो, लेकिन ये हर इंसान के लिए नहीं है। इट इज नॉट फॉर एवरीवन। देखो, पढ़ते हैं इस चीज को। इलेक्शन कमीशन इंडिया ने पहली बार इस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है इन द कमिंग 2024 इलेक्शन, 2024 इलेक्शंस के अंदर। इलेक्शन कमीशन का मोटो क्या है? नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। इस मोटो को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस वाले स्टेप को लिया है। ठीक है, अब होम वोटिंग फैसिलिटी से क्या मतलब है? इस वोटिंग के तहत वोटिंग जो है इट विल टेक प्लेस फ्रॉम होम। अब वोटिंग जब होम से हो रही है, जब आप घर बैठ के वोट डाल रहे हो, तो एक पूरा पोलिंग स्टाफ का कंटिंजेंट आपके घर पे आएगा और साथ में उनके सिक्योरिटी पर्सनल होंगे और पूरी की पूरी वोटिंग की सीक्रेसी को ध्यान में रखा जाएगा और फिर वोटिंग होगी। ठीक है, बेनिफिशियरीज, पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसमें कौन कौन बेनिफिशियरी है, कौन कौन किस किस को अलाउ है कि वो घर बैठ के वोटिंग कर सकता है? ऐसा इंसान जो कि पीडब्ल्यूडी है, 40% ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। देखो, अब इससे मेरे को क्या याद आता है कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक आर्टिकल, विजन का ही आर्टिकल था अप्रैल मंथ का, राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। वो वाला आर्टिकल के आपको कितने पॉइंट्स याद हैं? उस आर्टिकल में आप चीजें क्या क्या दे रखी थी, एक आधी स्कीम भी अगर आप लोगों को याद हो, जैसे सुगम्य भारत अभियान टाइप की चीजें, तो जरूर इस वाली वीडियो में कमेंट करना। और अगर आप लोगों ने उसको नहीं रिवाइज किया है तो भाई रिवाइज जरूर करना। इट इज वेरी मस्ट। इफ यू आर रिवाइजिंग थिंग देन ओनली देन थिंग्स विल बी विद यू। नहीं तो चीजों का कोई भी मतलब नहीं है। इन वीडियोस का, इन क्लासेस का, इन मैगजीन्स का, एवरीथिंग विल बी टोटल वेस्ट। ट्रस्ट में गाइज, एवरीथिंग विल बी टोटल वेस्ट। आप लोग वीडियोस देख लोगे लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आता है इसके अलावा और कौन बेनिफिशियरी है? सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 85 साल से ऊपर की है, वो भी अपने पास बेनिफिशियरी। उसके अलावा और स्टेप्स क्या लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटिंग को इंक्लूसिव बनाने के लिए? पहली चीज तो इन्होंने जो एम फॉर्म था उसको अबोलिश कर दिया गया है। हुआ है क्या चीज एम फॉर्म? ये ऐसा फॉर्म है जब अपने पास कश्मीरी माइग्रेंट्स, जो लोग कश्मीर से माइग्रेट होके जगह पे सेटल हो रखे हैं, तो उनको एम फॉर्म भरना पड़ता है वोटिंग के लिए। लेकिन जो माइग्रेंट कश्मीर से आज की डेट में जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू और उधमपुर में रह रहे हैं, उनके लिए ये अबोलिश कर दिया गया है। लेकिन कोई और माइग्रेंट जो कि इन जगहों के अलावा, जम्मू और उधमपुर के अलावा कहीं और रह रहा है, उनके लिए एम फॉर्म विल कंटिन्यू। लेकिन उसमें चेंज क्या किया गया है कि पहले जब एम फॉर्म भरा जाया करता तो उसको एक गेजेटेड ऑफिसर अटेस्ट किया करता, लेकिन अब से सेल्फ अटेस्टेड चीज चलेगी उसमें। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो स्टेप लिया अपने पास इलेक्शन कमीशन ने, वो है स्वीप। स्वीप की फुल फॉर्म क्या हुई? इट इज सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। मतलब हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से वोटर्स को एजुकेट करेंगे और उनका इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन में ध्यान रखेंगे। समझ में आई? तो मतलब देखो, इससे क्या होगा कि हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी को एंगेज कर पाएंगे। और वो कैसे करेंगे? हम सेंसिटाइज करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी की फ्रेंड्स को, फैमिलीज को एंड पोलिंग ऑफिशियल्स को। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है, ये चीज अभी बनी नहीं है, इन्होंने प्रपोज किया है एक मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम लोग ये लोग लेके आएंगे। इससे क्या होगा? इससे ऐसे लोग जो कि माइग्रेंट हैं और अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, अभी वो लोग अपने घर नहीं जा पा रहे जहां पे उनके वोट्स हैं, तो ये लोग अगर माइग्रेंट है तो उसके माइग्रेंट होने के बाद ये लोग अपना एक्सरसाइज कर पाएंगे देयर वोट फ्रॉम देयर करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद एक स्टेप और लिया गया है इसमें पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट तो नाम से समझ में आ रहा है कि मैं अपना वोट बाई पोस्ट भेज दूंगा, लेकिन ये हर इंसान के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हर इंसान के लिए नहीं है। इसमें वोट्स जो है सेंट बाई पोस्ट फॉलोइंग पर्संस, इन इंसानों के लिए अपने पास ये जो है पोस्टल बैलेट है। पहला कौन? स्पेशल वोटर्स के लिए, सेकंड सर्विस वोटर्स के लिए, या फिर ऐसे वोटर जो कि इलेक्शन ड्यूटी पे हैं। जैसे मान लो कोई इंसान इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर है, ठीक है, लेकिन उसका जो वोट है वो कहीं और है, तो अगर उसका वोट कहीं और है तो वो अपना जो वोट है वो बाई पोस्ट भेज सकता है। फिर आता है अपने पास इलेक्टर सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऐसे इलेक्टर्स जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उनको रोक रखा है, अभी उनको
प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाल रखा है, तो वो अपना वोट भी इसी तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन हम लोग किसमें पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट वाले पार्ट के अंदर। ये पॉलिटी का पार्ट है, तो आप उसमें से देखने से पढ़ना, ठीक है। फिर आता है प्रॉक्सी वोटिंग। अब देखो, जो इंसान कॉलेज के है ना, ही नोज वेरी वेल व्हाट इज प्रॉक्सी। जब हम लोग कॉलेज के टाइम पे क्रिकेट खेलते थे, तो हम हमारा एक दोस्त क्लास में भेज दिया करते और उसको कह दिया करता कि भाई जो क्रिकेट खेल रहा है सब उसकी अटेंडेंस तू लगा देना, ठीक है। तो इट इज प्रॉक्सी वोटिंग। तो हमने क्या कहा, हमने कह दिया कि भाई हमारी प्रॉक्सी लगा दी। तो प्रॉक्सी का मतलब क्या हुआ कि हमने हमारी पावर किसी और को दे दी अटेंडेंस लगाने के लिए। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ कि जो रजिस्टर्ड इलेक्टर है उसने अपनी वोटिंग पावर डेलीकेट कर दी है टू अ रिप्रेजेंटेटिव, एंड ही नॉमिनेट्स। जो अपना इलेक्टर है उसने एक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किया, उस रिप्रेजेंटेटिव को उसकी वोटिंग राइट्स दे दी, ठीक है। और ये प्रॉक्सी वोटिंग वाला सिस्टम किसको अवेलेबल है? इट इज अवेलेबल टू द सर्विस वोटर्स ओनली। अब सर्विस वोटर्स कौन कौन से हैं? सर्विस वोटर्स इंक्लूड मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस का मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट हु इज सर्विंग आउटसाइड द स्टेट। एक स्टेट का एक ऐसा पुलिस मेंबर जो कि स्टेट के बाहर सर्व कर रहा है। उसके अलावा एक पर्सन हु इज एम्प्लॉयड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट है लेकिन इंडिया से बाहर पोस्टेड है, पोस्ट आउटसाइड इंडिया। या फिर मेंबर ऑफ ए फोर्स टू विच आर्मी एक्ट 1950 इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो इन सब लोगों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इन सब लोगों के लिए प्रॉक्सी वोटिंग का जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, इट इज अवेलेबल। फिर देखते हैं अगला आर्टिकल, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। देखो क्या हो रहा है कि एज पर द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट, एडीआर रिपोर्ट, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट। देखो ये आप लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे आप लोगों ने आर्टिकल देख लिया, अब आप लोग ये आर्टिकल देखने के बाद एक बार गूगल करना, ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाले रिपोर्ट को खोलना और इसमें से कोई भी 10 फैक्ट अपने उठा लेना इस टाइप के। जैसे अब यहाँ पे रखा कि 44% सिटिंग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस टाइप की जो भी डेटा है उसको उठा लेना और उसको रख लेना उठा के। अब आपको क्या करना है, जब मेंस आएगा ना आपका, तो इस टाइप के डेटा को अपने घोट के रखना है और मतलब छोटे चिट नोट्स आते हैं ना, उन चिट नोट्स के अंदर रखना है। और जैसे एग्जाम में आए तो अब कोशिश करना कि जितना ज्यादा इस टाइप के डेटा को अपने आंसर्स में आप लोग इनकॉर्पोरेट कर सको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 44% ऑफ द जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको दे फेस क्रिमिनल चार्जेस, और 5% जो अपने एमपीज हैं वो बिलियनियर्स हैं। ये किसके हिसाब से है? इट इज एज पर द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट के हिसाब से। एडीआर रिपोर्ट और क्या हाईलाइट करता है? यह रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि 50% ऑफ एमपी जो क्रिमिनल चार्ज फेस कर रहे हैं, जो एमपी क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं उसमें से 50% कहां के हैं? यूपी के, महाराष्ट्र के, बिहार के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के और हिमाचल प्रदेश के। वो सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि टोटल 100 लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, टोटल 100 लोगों के ऊपर अपने पास क्रिमिनल चार्ज लगाओ तो 100 में से 50 लोग क्या होंगे, वो इन वाले स्टेट से हैं। एंड अमंग सिटिंग एमपीज 29% ऐसे सिटिंग एमपीज हैं जो बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं, जैसे एलिगेशंस ऑफ द मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एटसेट्रा। अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, व्हाट इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स? क्या चीज है? पहले तो यहाँ डेफिनेशन दे रखी है इस चीज की कि क्या होता है कि जब पॉलिटिक्स के अंदर, जब अपने पास पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, लॉ ब्रेकर्स का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, करप्ट इंडिविजुअल्स का अपने पास इनका इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जो अपनी पावर, जो अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं खुद के इंटरेस्ट के लिए अपने इन्फ्लुएंस का प्रयोग करते हैं एट कॉस्ट ऑफ कंट्री एंड इट्स सिटीजंस। तो इस चीज को बोल रहे हैं हम लोग क्या? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। अब क्या हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है कि अब इतने क्रिमिनल्स आ क्यों रहे हैं इसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर? पहला कारण यह है कि देयर इज ग्रोइंग नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द क्रिमिनल्स। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास लैक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की कमी है। लोग क्या करते हैं, वोट्स बाई कर लेते हैं, पैसा देंगे, शराब देंगे, इस टाइप की चीजें दे देके वोट्स बाई कर लेते हैं। फिर इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इट अफेक्ट्स गुड गवर्नेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स। अब आप लोग पब्लिक सर्वेंट्स हो, कल को जाके आप लोग जाइए आईपीएस बनोगे,
तो अब आप लोगों को भी इससे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। कोई भी ऐसा क्रिमिनल टाइप का एमपी एमएलए आपके ऑफिस में घुस आएगा और फिर आप लोगों को परेशान करेगा, और परेशान करेगा तो एक हद तक आप लोग परेशान होगे, तो बहुत से जो पब्लिक सर्वेंट्स है वो गिव अप भी कर देते हैं। वो गिव अप करेंगे तो फिर उनकी इंटीग्रिटी में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब करप्ट एक्टिविटीज लाइक टेकिंग ब्राइब्स, ठीक है, embezzling द पब्लिक फंड्स, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द पब्लिक फंड्स एटसेट्रा, डैमेजेस द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। इन सब चीजों की वजह से अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं कि हम किस चीज के लिए, पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन को कम करने के लिए। पहला केस कौन सा है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। देखो इन केसेस को ध्यान रखना है। आप लोग मान लो कि ऊपर का सब कुछ भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे आर्टिकल में आप लोगों को कम से कम दो चीजें तो एक बार छोटे से कहीं पन्ने में लिख लो। बीच वाली जो चीजें है ना, कि ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि यार अलग, कि अगर एक किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर किसी भी पार्लियामेंट में गुंडे वगैरह आ जाते हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग आ जाते हैं, तो उससे क्या दिक्कत होगी, तो आप लोग खुद सोच सकते हो। इतना जब पढ़ लोगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएंगी ये चीज लिखने में, है ना। लेकिन ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, इसमें क्या कह रखा है कि एमपी स्टेट लेजिस्लेचर जिनको कन्विक्ट कर रखा है क्राइम से, ऐसे कैसे क्राइम से जिनकी कम से कम 2 साल की जेल हो, ऐसे लोग क्या होंगे, वुड सीज टू बी मेंबर ऑफ द हाउस। फिर आता है अपने पास अगला केस, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ए पर्सन कैन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी ऑन मियर फ्रेमिंग ऑफ द क्रिमिनल चार्ज। इस वाले केस में क्या क्या कहा गया कि अगर जैसे कि मैं हूं, मैं किसी चलते फिरते एक किसी भी एक इंसान पे, किसी भी एक एमपी या फिर एमएलए पे एक लगा दूं क्रिमिनल चार्ज, किसने मेरे साथ ये किया है। अब चाहे वो क्रिमिनल चार्ज झूठा हो सच्चा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर मैं झूठा चार्ज लगा तो उसका मतलब फंस गया, इसका मतलब उसमें फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो गड़बड़ हो गई ना, तो गलत हो गया। इसलिए ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ मेयरली सिर्फ मतलब बहुत कि सिर्फ आप लोग क्रिमिनल चार्ज लगा रहे हो तो इसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो दिस इज द पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल इज डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स बाय इलेक्शन कैंडिडेट। क्या है आर्टिकल का नाम, डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स बाय इलेक्शन कैंडिडेट्स। जो इलेक्शन कैंडिडेट हैं, जो कि इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वो अपने एसेट्स को डिस्क्लोज करेंगे कि भाई मेरे पास इतना सामान है, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा कि इलेक्शन कैंडिडेट्स के पास राइट टू प्राइवेसी है। किन मामलों में, उन मामलों में जिन मामलों का कोई भी वोटर से लेना देना नहीं है, नो कंसर्न टू वोटर्स, या फिर और ऐसे मामले जो इररिलेवेंट हैं कैंडिडेचर ऑफ पब्लिक लाइफ। ठीक है, इररिलेवेंट टू कैंडिडेचर ऑफ पब्लिक लाइफ, इन चीजों के लिए मतलब कोई आदमी अगर अपने पास इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको जरूरी नहीं है कि सारे एसेट्स उसको डिस्क्लोज करने पड़े, उसके पास राइट टू प्राइवेसी है। और उन मामलों के लिए राइट टू प्राइवेसी है जिसका वोटर्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, नो कंसर्न टू वोटर्स। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो कि रिगार्डिंग डिक्लेरेशंस बाय इलेक्शन कैंडिडेट। देखो, राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसका सेक्शन 33 में कह रखा है कि सिर्फ क्या क्या रखा है इसमें, ये कह रखा है कि डील्स विद द नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। इट डील्स विद नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, और ये जो कैंडिडेट्स हैं प्रेजेंट करें वैलिड इंफॉर्मेशन खुद के बारे में। ठीक है, सेक्शन 33 क्या कह रहा है कि भाई कैंडिडेट्स को नॉमिनेशंस के बारे में बात कर रहा है, और ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि कैंडिडेट्स को अपनी वैलिड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है। फिर आता है सेक्शन 36 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सेक्शन 36 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी ने अपना नॉमिनेशन करवा दिया तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके पास ये पावर है कि वो स्क्रूटनी कर सके नॉमिनेशन की। क्या कर सके, रिटर्निंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो स्क्रूटनी कर सके नॉमिनेशन की, और उसके बाद अगर नॉमिनेशंस में कोई दिक्कत है तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल कैरेक्टर ऐसे नॉमिनेशंस को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, दिस वाज दिस स्मॉल आर्टिकल। फिर आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को यह कहा है कि जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली फर्म्स हैं अगर वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया यूनियन मिनिस्ट्रीज को कि ऐसे एक्शंस को डिटेल में लिखा जाए
जो कॉम्बैट करेंगे डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिसेस को। ठीक है, टू डिटेल एक्शंस को डिटेल्ड किया जाए कि भाई ये एक्शन लिए जाएंगे अगर आप क्या कर रहे हो, डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कौन सी है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इज एनी क्लेम, ऐसा कोई भी क्लेम, ये डेफिनेशन है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की, जो कि कंज्यूमर को इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहा है, कंज्यूमर से चीजें छुपा रहा है, इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट या फिर सर्विस। अब क्या आता है, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसके तहत मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ये है, फॉलोइंग आर द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट फॉल्सली डिस्क्राइब करता है किसी प्रोडक्ट सर्विसेज को तो ये मिसलीडिंग है। अगर कोई फॉल्स गारंटी दे रहा है तो ये मिसलीडिंग है। अगर कोई फर्म जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है तो ये भी मिसलीडिंग है। या फिर कोई जानबूझ के डेलिबरेटली कंसील कर रहा है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को तो दिस विल ऑल्सो बी मिसलीडिंग। अगर चीजें मिसलीडिंग है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? अगर चीजें मिसलीडिंग है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? तो इट वायलेट्स राइट टू इंफॉर्मेशन एंड चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के राइट टू इंफॉर्मेशन और चॉइस को वायलेट कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? इट कैन कोज कंज्यूमर को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और मेंटल एग्नी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, तुमने गारंटी दी उस चीज की लेकिन गारंटी को कोई कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही है तो आदमी परेशान रहेगा कि यार मैंने नया नया एसी लगवाया और एसी खराब हो गया, इट इज नॉट वर्किंग गुड, तो इट इज माई फाइनेंशियल लॉस। और मेरे को दिमाग में सरदर्दी हो जाएगी कि यार मैंने इस कंपनी से लिया, ये मेरी गारंटी वारंटी को वो कर नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइप की चीजें दिक्कतें हैं। फिर इसकी वजह से रिपरकशन ऑन कंज्यूमर हेल्थ एंड सेफ्टी। कई बार क्या होता है कि ऐसे ड्रग्स वगैरह आ जाते हैं, ऐसे मेडिकल डिवाइसेस आ जाते हैं जिनकी एफिशिएंसी जो है क्वेश्चनेबल है, जिनकी एफिशिएंसी क्या है, क्वेश्चनेबल है। तो इस वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कंज्यूमर की हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इस टाइप की चीजें जो है ये इफेक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को। इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू कॉम्बैट द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। इसके लिए अपन ने कुछ एक्ट बनाए हैं। पहला क्या है, पहली गाइडलाइंस है, हमने गाइडलाइन निकाली किस चीज के लिए, प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना हो। एंड ये गाइडलाइंस किस चीज के लिए है, एंडोर्समेंट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो एक गाइडलाइन है अपने पास कि हम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को प्रिवेंट करें और कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को एंडोर्स भी ना करे। ठीक है, और ये गाइडलाइन आर इशूड बाय सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं। अब आगे देखते हैं और क्या इनिशिएटिव लिया गया है। द नेक्स्ट इनिशिएटिव इज ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या किया, तुम ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज झाड़ फूक करके, ऐसे जादू वादू करके, तुम ओम बट स्वा करके चीजें ठीक नहीं कर सकते। तो ये प्रोहिबिट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर रेमेडीज एलेज्ड टू पोजेस मैजिक क्वालिटीज। ठीक है, ऐसी रेमेडीज जिनका जो इस चीज का दावा करती हैं कि हमारे पास मैजिकल क्वालिटीज हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, प्रोहिबिट करता है ये वाला एक्ट। फिर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये एक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है अपना सेंट्रल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो हमने ऊपर देखी अभी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसको एस्टेब्लिश करता है। कौन सा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और ये क्या करेगा, रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। साफ सिंपल बात है। फिर आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, FSSA। ठीक है, ये पेनल्टी लगा रहा है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पे, ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो कि फूड से जुड़ी हुई है। पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स जो कि फूड से जुड़ी हुई है। द नेक्स्ट थिंग इज, अब ये वाला जो एक्ट है ना, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज वाला, झाड़ फूक वाला एक्ट, झाड़ फूक वाले एक्ट के बारे में यहाँ पे कुछ बात कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी हियरिंग की है मिसलीडिंग क्लेम्स इन एडवर्टाइजमेंट बाय आयुर्वेदा कंपनी। एक आयुर्वेदा कंपनी ने मिसलीडिंग क्लेम्स की थी, आप लोगों को पता है कौन सी कंपनी है? ठीक है, आप लोगों को पता है तो बिल्कुल कमेंट करना। तो उसके अगेंस्ट में क्या किया है, मिसलीडिंग क्लेम्स के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की। और मिसलीडिंग क्लेम्स क्या है भाई, आर प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट, ये अपने को पता है। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 4 में कुछ बात कर रखी है, सेक्शन 5 में कुछ बात कर रखी है। सेक्शन 4 कह रहा है कि भाई तुम प्रोहिबिट करता है एडवर्टाइजमेंट्स को जो कि फॉल्स इंप्रेशन दे रहा है रिगार्डिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ड्रग। ठीक है, ड्रग्स के बारे में कुछ फॉल्स इंप्रेशन दे रहा है। ठीक है, जैसे अपने पास एक ड्रग आया था कोरोनिल ड्रग आया था बाबा रामदेव का, उसने कहा कि हम कोरोना ठीक कर देंगे। तो
वहां पे इस चीज की दिक्कत है। तो सेक्शन 5 कह रहा है कि प्रोहिबिट्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ द मैजिक रेमेडीज। उसमें दो चीजों की बात कर रखी है, ड्रग्स की बात कर रखी है, एक मैजिक रेमेडीज की बात कर रखी है। ड्रग वाला जो है इट इज अंडर सेक्शन 4 एंड मैजिक रेमेडीज वाला इज अंडर सेक्शन 5। ठीक, प्रोहिबिट्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ द मैजिक रेमेडीज फॉर ट्रीटमेंट। तो मैजिक रेमेडीज की नीचे डेफिनेशन दे रखी है, क्या होती है मैजिक रेमेडीज? कोई भी ऐसा चार्म, ठीक है, चार्म मतलब कोई भी तरिस्मन और मंत्र कवच झाड़ फूक है ना, और ये सब जो चीजें हैं, ये सब ऐसा कोई भी चार्म जो ऐसा दावा करता है कि कोई मिरेकलस पावर आएगी, ऐसे चार्म के अंदर कोई मिरेकलस पावर है जिससे कि बीमारी का पता लग जाए, उसका क्योर हो जाए, उसका मिटिगेशन हो जाए, इस तरह की कोई भी चीज जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज द मैजिक रेमेडीज के पार्ट है। ये मैजिक रेमेडीज यही होती हैं। ठीक है, तो गाइस दीज वर द अपने पास न्यूज एंड शॉर्ट्स ऑफ द पॉलिटी सेक्शन। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब जो नेक्स्ट जो सेक्शन चलेगा वो चलेगा अपना आईआर वाला, उसके आर्टिकल्स खत्म करेंगे, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद फिर अपने पास जैसे जो सेक्शन आएगा उसको कवर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद।